sir. Namaste. I am Anisha, a student of class 11 science. Sir, me and my friends here from Kendriya Vidyalaya Tinsukia wish you a very happy Teachers' Day. Sir, my question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। हम अपने आप से पूछें। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं, हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि संतुलन तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर उसकी पहली शर्त है मनुष्य प्रकृति से संघर्ष न करे, मनुष्य प्रकृति से प्रेम करे, पानी हो, वायु हो, पौधे हो, हर एक के साथ। और इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में तो पौधे को परमात्मा कहा गया, नदी को माता कहा गया, लेकिन जब से हम ये भूल गए तो गंगा भी मैली हो गई। प्रकृति के प्रति और हमारा देश कैसा है, देखिए हम पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड। और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जहां बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह जब बिस्तर से नीचे उतरोगे, पैर जमीन पे रखोगे तो पृथ्वी माता से माफी मांगो कि हे पृथ्वी माँ, मैं पैर रखता हूं, आपको दर्द होता होगा। वहीं से संस्कार शुरू होते कि नहीं होते। हम बालक होते हैं तो हमारी मम्मी हमें क्या कहती है, देखो ये चांदा है ना, ये चांदा तेरा मामा है। कोई रिश्तेदारी है क्या, लेकिन वो सिखाते हैं चांदा तेरा मामा है। ये सूरज है, बोले तेरा दादा है। कहते कि नहीं कहते। ये चीजें हमें सहज रूप से, ये पर्यावरण की शिक्षा हमारे सहज जीवन में थी, लेकिन पता नहीं ऐसा बदलाव आया, अपना सब बुरा है बुरा है, इतना हमें मार ठोक करके दिमाग में भर दिया गया है और उसके कारण हमारी हालत हो गई है। मुझे अभी नागपुर के मेयर मिले थे, मैं पिछले दिनों नागपुर गया, तो नागपुर के मेयर ने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा कि वो पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट बंद कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट बंद करते हैं। और शुरू में बोले हमने प्रयोग किया 2-3 घंटे के लिए स्ट्रीट लाइट बंद करने का, तो पहली बार और लोगों को हमने घोषणा की चलो चांदनी रात है, सब लोग बाहर आइए। तो 2-3 घंटे तक मेले जैसा माहौल रहा, सब लोग घर के बाहर रहे, लाइटें बंद थी, चांदनी का लोग मजा रहे थे। लोगों ने अपने घरों में भी बिजलियां बंद रखी चांदनी का आनंद लेने के लिए। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, मैं अगर पूछूं आप में से कितने हैं जिन्होंने सूर्योदय देखा है? सचमुच में सूर्योदय देखा है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ उजाला था और स्कूल जा रहे थे तो उजाला देखा। कितने हैं जिन्होंने सूर्यास्त देखा है? कितने हैं जिन्होंने चांदनी रात को भरपूर चांद देखा है? देखिए आदतें हमारी चली गई है, हम प्रकृति को के साथ जीना भूल चुके हैं।
और इसलिए प्रकृति के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और वो मुझे बता रहे थे मेयर कि नागपुर में हमारी बिजली का खर्चा कम हुआ है, 2 या 3 बार शायद हो चुका था तब तक, और लोगों को मजा आने लगा कि भाई पूर्णिमा की रात को जब पूर्ण चांद होता है तो 2-3 घंटे लोग चांदनी रात में बाहर निकलते हैं। तो मैंने वो एक सुझाव दिया, मैंने कहा ऐसा एक काम करो, चांदनी रात को हर मोहल्ले में एक स्पर्धा करो। एक तो अंधेरा होना चाहिए, चांदनी की रोशनी होनी चाहिए, और मैंने कहा सब लोग स्पर्धा करो तो सुई में धागा परोना, चांदनी के प्रकाश में सबको मजा आएगा, अबाल वृद्ध सब खेलेंगे, जिसका धागा जाएगा पता चलेगा उसकी आई साइट कैसी है, चांदनी की रात का मजा लेगा। आप लोग करेंगे? पक्का करेंगे? करने के बाद मुझे चिट्ठी लिखेंगे? मैं विश्वास करूं, सारे देश के बच्चों से विश्वास करूं। आप मुझे बताइए, चांदनी रात को भी अगर 2-3 घंटे बिजली बंद रखी, स्ट्रीट लाइट बंद रखी, पर्यावरण की सेवा होगी कि नहीं होगी? चांदनी का मजा आएगा कि नहीं आएगा? पर्यावरण से प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रकृति से प्रेम होगा कि नहीं होगा? यही तो करना चाहिए। तो सहज रूप से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें न करते हुए भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम प्रिया चतुर्वेदी फ्रॉम राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, द्वारका, न्यू दिल्ली। सर, is politics a difficult profession in your opinion? How do you handle stress and work pressure so well? पहले तो पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए, इसे एक सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और सेवा का भाव तब जगता है जब अपनापन होता है। अपनापन नहीं होता तो सेवा का भाग नहीं जगता है। एक बहुत पुरानी घटना है, एक 5 साल की बालिका अपने 3 साल के भाई को उठा करके, बड़ी मुश्किल से उठा पा रही थी, लेकिन उठा करके एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ रही थी। तो एक महात्मा ने उसे पूछा, बेटी तुझे थकान नहीं लगती? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा ये तो मेरा भाई है। महात्मा ने फिर से पूछा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं कि कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें थकान नहीं लग रही क्या? तो उसने कहा नहीं, मेरा भाई है। तो महात्मा ने फिर से कहा, अरे मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा हूं कौन है, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें थकान नहीं लगती? तीसरी बार उसने कहा, अरे मेरा भाई है। तो महात्मा ने कहा, अरे भाई मैं सवाल पूछता हूं। उसने कहा, मैं आपका सवाल समझती हूं, मेरा भाई है इसलिए मुझे थकान नहीं लगती है। 5 साल की बच्ची, जब मुझे लगता है कि 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है, तो फिर थकान नहीं लगती, फिर काम करने की इच्छा जगती है, और ज्यादा करूं, और कुछ करूं, और नया करूं, यही भाव मन में जगता है। और इसलिए पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के रूप में नहीं, पॉलिटिक्स को एक सेवा धर्म के रूप में है, और वो सेवा धर्म भी अपनेपन के कारण, पद के कारण नहीं। पद तो आते हैं जाते हैं, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, अपनापन ये चिरंजीव होता है, और इसलिए फिर न कोई स्ट्रेस होता है, न कोई थकान होती है, और दूसरा शरीर की जो बायोलॉजी काम करती है, तो आप जैसे बच्चों से गप्पे मारते हैं तो ठीक हो जाता है। थैंक यू सर। बेटा, अगला सवाल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम सूरज दीवान है। मैं केंद्रीय विद्यालय आईने कॉलोनी का छात्र हूं और कक्षा 12वीं में पढ़ता हूं। सर, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आपने गुजरात पढ़ो यानी कि वाचे गुजरात नाम से एक अभियान शुरू किया था।
मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही कोई अभियान शुरू करने के बारे में आपने विचार किया है? ऐसा तो विचार नहीं किया है, लेकिन एक और बात मेरे मन में चल रही है, वो है डिजिटल इंडिया। और जब मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं तो मेरा आग्रह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे छात्रों तक पहुंचे और सभी भाषाओं में पहुंचे, और वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए, इंटरनेट का लाभ लेते हुए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ लेते हुए उनको आदत लगे नई नई चीजें खोजने की, देखने की, पढ़ने की, समझने की। अगर ये उसका आदत बन जाती है तो मैं समझता हूं कि शायद ये मेरा जो डिजिटल इंडिया का जो मेरा सपना है, काम सारे मैं हाथ में ऐसे ले रहा हूं जो बड़े कठिन है, लेकिन अगर कठिन काम नहीं हाथ में लेंगे तो फिर कौन लेगा? अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? तो मैं ले रहा हूं। दूसरा, ये जो मेरा आज का कार्यक्रम है उससे मैं एक प्रकार से मैपिंग कर रहा हूं इनडायरेक्टली, कि सचमुच में हमारे देश में इतने सालों से चर्चा चल रही है, 21वीं सदी की सुन रहे हैं, कंप्यूटर सुन रहे हैं, क्या कुछ नहीं सुन रहे। मैं देखना चाहता हूं कि सचमुच में हिंदुस्तान की कितनी स्कूलें हैं जहां कम से कम मेरा ईमेल पहुंचता है, कितनी स्कूलें हैं जहां पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मैं बालकों तक पहुंच पाता हूं। तो मेरा ये एक प्रकार का टेस्टिंग कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जैसे आपका तो है ही है, लेकिन मेरी सरकार के लिए भी मेरा एक भीतर से कार्यक्रम चल रहा है। और इसलिए जब आपने कहा पढ़ो भारत या भारत पढ़े, लेकिन मैं ये चाहूंगा कार्यक्रम मेरा हो या ना हो, मैं सभी विद्यार्थी मित्रों को, मेरा शुरू में भी मैंने कहा था, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ने की तो आदत होनी चाहिए। कुछ भी पढ़ो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि कहीं बाजार में पकोड़े खरीदा हो और पकोड़े खाने के लिए, पकोड़े का टेस्ट है, पकोड़े के लिए पैसे खर्च किए हैं, लेकिन जिस कागज के टुकड़े में पकोड़ा बांध करके दिया है ना, उसको पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार है, पढ़ना ही उसकी आदत है। पकोड़े के टेस्ट के बजाय वो पस्ती में अखबार का टुकड़ा आया है, उसको भी पढ़ने का उसका मन कर जाता है। ऐसे लोग देखे होंगे आपने। और जरूरी नहीं एक ही प्रकार का पढ़ो, आपको जो ठीक लगे। कॉमिक बुक्स लगती है, कॉमिक बुक पढ़िए आप, कोई बंधन नहीं है, ये पढ़ो वो पढ़ो, कोई जरूरत नहीं। पढ़ने की आदत होगी तो कहीं न कभी आपको सही दिशा की चीजें पढ़ने की आदत भी लग जाएगी। लेकिन अगर पढ़ने की आदत नहीं होगी, फिर आपके सामने कितनी बढ़िया से बढ़िया किताबें रही होगी, कभी हाथ लगाने का मन नहीं करेगा। और मैं सच बताता हूं, एक विशाल सागर है, ज्ञान का इतना विशाल सागर है, और किताब जब पढ़ते हैं तो इतनी नई चीजें हाथ लगती हैं। किसी ने अभी जो पूछा था ना कि सीएम और पीएम बनने में क्या फर्क है, आप में कोई नजर आता है? ये तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन एक मुझे जरूर नजर आता है। मैं जब सीएम नहीं था तब मुझे पढ़ने का मौका मिलता था, मैं काफी पढ़ता था, मुझे मजा आता था, लेकिन बाद में मेरा वो छूट गया। और मैं उसको एक प्रकार का मेरा अपना व्यक्तिगत नुकसान भी देखता हूं। अब फाइलें पढ़ता हूं। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि पढ़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो गुजरात में जो मैं जब था, वांचे गुजरात जो अभियान किया था, ये सचमुच में उसको समझने जैसा है। और उस समय स्थिति ये बनी थी कि लाइब्रेरियों में एक भी किताब मौजूद नहीं थी पूरे राज्य में, वरना कई लाइब्रेरियां ऐसी होगी कि जहां पर शायद उस कपबोर्ड को 10-10 साल तक सफाई नहीं हुई होगी। लेकिन उस अभियान के कारण, और मैं देख रहा था कि लोग इन्फ्लुएंस के लिए चिट्ठी लेने जाते थे कि फलानी उस लाइब्रेरी में बोला मुझे किताब दें, मुझे वो किताब चाहिए, क्योंकि निश्चित समय कालखंड में कितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, कितनी स्पीड से पढ़ते हैं, इसकी भी एक स्पर्धा थी। और बाद में उसका वाइवा था,
उन बालकों से क्वेश्चन आंसर, क्या किताब पढ़ी, कैसे पढ़ी। ये अभियान इतना ताकतवर था और पूरा समाज जुड़ा था। कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा था, सरकार तो एक इनिशिएट किया था, पूरा समाज जुड़ा था। मैं खुद भी उस बांटे गुजरात अभियान में मैं खुद भी लाइब्रेरी चला गया था, मैं भी वहां जाकर के पढ़ने के लिए बैठा था और हर एक के लिए कार्यक्रम बनाया था। एक माहौल बन गया था पढ़ने का, और मैं चाहता हूं कि पढ़ने का एक सामूहिक माहौल बनना चाहिए, स्कूल में भी कभी बनाना चाहिए। अपने स्कूल में ये सप्ताह चलो भाई लाइब्रेरी की किताब ले जाओ, पूरा सप्ताह यही चलना है, नई नई किताबें पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। 7 दिन के बाद जब पूरा हो जाएगा तो पूछेंगे 10 किताब कितने पढ़ी, 15 कितने पढ़ी, उसका वाइवा क्या था। तो ये अपने आप हर स्कूल अपना कार्यक्रम बना सकती है। लेकिन ये मैं आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो गुजरात से शायद आपको जानकारी मिल सकती है कि वो कार्यक्रम कैसा हुआ था, कितना बड़ा व्यापक, लाखों की तादाद में लोग इसमें लगे थे और करोड़ों करोड़ों आवर्स पढ़ाई हुई थी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो अभियान था। लेकिन मैंने भारत देशव्यापी इस कार्यक्रम के लिए तो सोचा नहीं है, लेकिन इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से और शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अधिक आए, हमारे बालक नई नई चीजें खोजने लगे, दुनिया को समझने लगे, ये मैं जरूर चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न। This year, I feel the importance of Teachers' Day has really been magnified to a great extent. Through this speech, definitely will carry home a lot of value.